हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित कलाम एकेडमी के द्वारा जो आपका फाइनल टेस्ट 02 आयोजित करवाया गया है, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। काफ़ी शानदार सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं और इसी प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 120 सवाल आपके पूछे गए हैं और काफ़ी शानदार सवाल है, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। सभी सब्जेक्ट्स के सवाल यहाँ पर दिए गए हैं और सभी सब्जेक्ट्स के सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। काफ़ी कम टाइम आपके एग्जाम में बचा हुआ है। पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन है। तो कालीबंगा सभ्यता जो है, इसके बारे में असत्य कथन आपको बताना है। पहला कथन है यहाँ पर, कालीबंगा का उत्खनन 5 स्तरों में किया गया। तो कालीबंगा का उत्खनन 5 स्तरों में किया गया, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। कालीबंगा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन लाल रंग के हैं, जिस पर नीली व सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई है। इसमें थोड़ा सा डाउट है। अगला कथन देखिए, कालीबंगा से प्राप्त गुलाबी मर्दभांड को सोती मर्दभांड कहा गया है। कालीबंगा से बच्चे की खोपड़ी मिली है, जिसमें 6 छेद है। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। कालीबंगा से आपके बच्चे की एक खोपड़ी मिली है, जिससे आपके शल्य चिकित्सा के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और उस खोपड़ी में कितने छेद है? तो 6 छेद यहाँ पर है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो 5 स्तरों में उत्खनन किया गया, यहाँ पर एक खोपड़ी प्राप्त हुई है जिसमें 6 छेद है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। और कालीबंगा से प्राप्त जो गुलाबी मर्दभांड को सोती मर्दभांड भी कहा गया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कथन 2 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पुष्कर के वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्कर के अंदर जो आपका वरा मंदिर बना हुआ है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपके अनुराज के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो वरा मंदिर का निर्माण अनुराज ने करवाया था। इसके अलावा आना सागर झील का निर्माण जो है, ये भी आपका अनुराज के द्वारा ही करवाया गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष से लड़े थे? तो महाराणा प्रताप के पक्ष से कौन कौन लड़े थे? तो रामशाह तंवर, झालामान, झालाबीदा, मानसिंह सोनगरा। तो ये चारों के चारों जो है दोस्तों, ये आपके हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़े थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। रामशाह तंवर, झालामान, झालाबीदा, मानसिंह सोनगरा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक सवाल का आंसर आप कमेंट करके बताना। जो आपका हल्दी घाटी का युद्ध है, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसके द्वारा कहा गया है? ये आप मुझे कमेंट करके बताना। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस जगह राउत चंद्रसेन ने अपनी अंतिम सांस ली थी? तो राउत चंद्रसेन जो है दोस्तों, जिन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, तो राउत चंद्रसेन के द्वारा अंतिम सांस जो ली गई थी, ये कहाँ पर ली गई थी? तो ये आपके सिचियाई पाली नामक स्थान पर ली गई थी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आप सभी लोगों को पता होगा, आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है, मेवाड़ में सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ये आपके विष्णुलाल पांडे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई? विष्णुलाल पांडे के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई थी? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 1857 की क्रांति जब हुई थी आपकी, तो किसने मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की थी? तो ये दोस्तों आपके सामोद के थे। कौन? शिव सिंह, इनके द्वारा भेंट की गई थी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपके सही हो जाएगा। जयपुर के अंदर आता है आपका सामोद, वहाँ के आपके शिव सिंह थे, इनके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा प्रतीक नजर भेंट की गई थी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बूंदी राज्य में किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। तो इस सवाल का आंसर आपको बताना है। ठीक है, पहला कथन देखिए, 1922 में बरठ क्षेत्र में किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। तो ये बात बिल्कुल सही है। बरठ क्षेत्र में किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन 1922 में प्रारंभ किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व नेनूराम ने किया। ये बात भी आपकी सही है। और डाबी हत्याकांड आपका 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डेट आपको ध्यान होनी चाहिए। 2 अप्रैल 1923, इस दिन आपका डाबी हत्याकांड हुआ था। तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय ये किसके द्वारा कहा गया था? तो मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये आपके महारावल चंद्रवीर सिंह के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। और ये आपके कहाँ के शासक थे? तो ये आपके बांसवाड़ा के शासक थे। अगला सवाल देखिए, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने 1924 में बिजोलिया में लगभग 500 स्त्रियों के जत्थे का नेतृत्व करके नाजायज हिरासत से किसानों को छुड़ाया। तो 1924 में बिजोलिया में जो आपका आंदोलन हुआ था,
उसमें 500 स्त्रियों के जत्थे का नेतृत्व करके नाजायज हिरासत से छुड़ाया था। तो ये किसने छुड़ाया था दोस्तों? ये अंजना देवी चौधरी के द्वारा छुड़ाया गया था। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस गुज्जर प्रतिहार शासक ने अरबों को आगे बढ़ने से रोका तथा अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त करवाया? तो उनके आधिपत्य से भी मुक्त करवाया था और अरबों को आगे बढ़ने से रोका था। इस शासक का नाम आपको बताना है। ये आपके कौन से शासक हो जाएंगे? तो ये आपके नागभट्ट प्रथम हो जाएंगे। नागभट्ट प्रथम ने, जो आपके गुज्जर प्रतिहार शासक थे, इन्होंने अरबों को आगे बढ़ने से रोका था और अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त करवाया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कुंजी संयोजन द्वारा विंडोज कंप्यूटर पर माउस का उपयोग किए बिना किसी प्रोग्राम को जबरदस्ती बंद करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो किसी प्रोग्राम को अगर आपको जबरदस्ती बंद करना है तो हम क्या प्रयोग में लेते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर Alt+F4 यूज में लिया जाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कंप्यूटर की सहायक मेमोरी है, तो कंप्यूटर की सहायक मेमोरी कौन सी हो जाएगी? रैम, रोम, कैश मेमोरी या फिर आपकी SSD? तो ये SSD जो है दोस्तों, जिसे सॉलिड स्टेट ड्राइव भी कहा जाता है, ये आपकी कंप्यूटर की सहायक मेमोरी हो जाएगी। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इनमें से कौन सा आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको बताना है। लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ 2000 या विंडोज़ XP? तो यहाँ पर लिनक्स जो है ये आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही जाएगा। MS एक्सेल में प्रोटेक्ट वर्कबुक का विकल्प कहाँ पाया जाता है? तो प्रोटेक्ट वर्कबुक जो होती है, इसका विकल्प कहाँ पर पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका रिव्यू टैब में पाया जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। प्रोजेक्ट वर्कबुक का विकल्प आपका रिव्यू टैब में पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला आपका दिया गया है =सम, और यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला दिया गया है, इसमें आपको बताना है ये कैसा रेफरेंस है आपका, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किस प्रकार का रेफरेंस आपका हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों एब्सोल्यूट रेफरेंस। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अणभय वाणी ग्रंथ में किस लोक संत के आध्यात्मिक उपदेश संकलित है? तो अणभय वाणी ग्रंथ जो है दोस्तों, इसमें आपके किस लोक संत के आध्यात्मिक उपदेश संकलित है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो संत रामचरण जी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संत रामचरण जी के जो दोस्तों आपके आध्यात्मिक उपदेश है वह अणभय वाणी ग्रंथ में संकलित है। इंडिविजुअली ये एक सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। अणभय वाणी जो है दोस्तों, ये संत रामचरण जी से संबंधित है। राजस्थान के में तोपखाना मस्जिद स्थित है जो पूर्व में द्वार निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। तो ये आपको फिल करना है, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है। क्या आपका राइट आंसर होगा? तो बताइए, राजस्थान का जो जालोर दुर्ग है वहाँ पर एक आपकी तोपखाना मस्जिद है दोस्तों, जालोर दुर्ग में, और जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। जालोर दुर्ग जो है यहाँ पर एक आपकी तोपखाना मस्जिद है जो पूर्व में पहले क्या थी? तो ये आपकी भोज परमार के द्वारा निर्मित एक संस्कृत पाठशाला थी। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। चरी नृत्य गुज्जर सही है। इसके अलावा देखिए आप, मावलिया कथोड़ी, ये भी आपका सही है। हाथीमना भील, हाथीमना नृत्य आपका भीलों से संबंधित है, ये भी आपका सही है। चक्री मीणा दिया गया है जो कि गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लोक कला और संबंधित सामग्री यहाँ पर दी गई है। पाने कागज दिया गया है, फड़ आपका कपड़ा दिया गया है, मांडना रंग दिया गया है, और कावड़ आपका स्वर्ण दिया गया है। तो कावड़ जो है दोस्तों, ये आपका लकड़ी पर बनाया जाता है, यानी कावड़ जो यहाँ पर स्वर्ण नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्राचीन काल में शिकारियों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला वस्त्र है। तो प्राचीन काल में शिकारियों द्वारा जो प्रयुक्त किया जाने वाला वस्त्र कौन सा हो जाएगा? ये आपका अमोवा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अमोवा आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में बोली जाने वाली निम्नांकित बोलियों व उनसे संबंधित क्षेत्रों में सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? बोलियाँ यहाँ पर दी गई है। ढाटी बोली आपकी बाड़मेर में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। देवड़ा वाटी आपकी सिरोही जालोर में बोली जाती है, ये भी आपकी सही है। निम्माड़ी आपकी दोस्तों अलवर भरतपुर में नहीं बोली जाती है, ये आपकी दोस्तों दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, इसीलिए इसे दक्षिण राजस्थानी भी कहा जाता है। और भीली बोली आपकी वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ये आपका गलत हो जाएगा। निम्माड़ी जो है ये किसकी उपबोली हो जाएगी? तो ये मालवी की उपबोली है। इसके अलावा आपकी आती है रांगड़ी। रांगड़ी जो है दोस्तों ये भी आपकी मालवी की उपबोली है, जो कि मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से नथमल जोशी की रचना नहीं है। तो नथमल जोशी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर पर्ण योगी कंवारी, इसके अलावा आबे पटकी और एक बीननी दो बींद, ये आपकी नथमल जोशी की है।
पत्तों की बिरादरी जो है दोस्तों ये आपकी नथमल जोशी की नहीं है। पत्तों की बिरादरी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद मणि मधुकर की है। एक बार आप कमेंट करके बताना। यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 जो है ये आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य आपका कौन सा हो जाएगा? तो कच्ची घोड़ी नृत्य जो है ये आपका शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है और ये आपका केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। अगला सवाल है आपका, बगता, कमला, हरचंद चोका, बैजनाथ चित्रकला की किस शैली के चित्रकार हैं? तो ये सभी के सभी आपके किसके हो जाएंगे? चोका आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बैजनाथ भी इंपॉर्टेंट है। कमला आपका काफ़ी बार पूछा जाता है। तो बगता, कमला, हरचंद चोका, बैजनाथ ये आपके देवगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है। ठीक है। श्रीधर अंधारे का संबंध भी आपका किससे हो जाएगा? देवगढ़ चित्र शैली से हो जाएगा। राजस्थानी लोकगीतों में सुगनी सासुरा जाया किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो अगर आपसे पूछा जाए सुगनी सासुरा जाया ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? सासू, पति, देवर या माँ और बेटे के लिए? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पति के लिए प्रयुक्त होता है। सुगनी सासुरा जाया ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? पति के लिए प्रयुक्त होता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट ने राज्यपाल को पदमुक्त करने के लिए महाभियोग प्रक्रिया अपनाने एवं संविधान में उल्लेखित प्रसाद पर्यंत के प्रावधान को समाप्त करने की सिफारिश की? तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, यानी किसकी रिपोर्ट पर राज्यपाल को पदमुक्त करने के लिए महाभियोग प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया और संविधान में उल्लेखित प्रसाद पर्यंत के प्रावधान को समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी दोस्तों आपके? तो ये पुंछी आयोग के द्वारा की गई थी। और ये कब की बात हो जाएगी आपकी? पुंछी आयोग का गठन आपका 2006-07 में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने ये सिफारिश की थी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान विधानसभा में सभापतियों की तालिका में अध्यक्ष द्वारा अधिकतम कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो अध्यक्ष द्वारा अधिकतम कितने सदस्य जो है ये मनोनीत किए जा सकते हैं राजस्थान विधानसभा में सभापतियों की तालिका में? तो अध्यक्ष द्वारा कितने सदस्य यहाँ पर मनोनीत किए जाएंगे? 4, 6, 5 और 7। तो क्या यहाँ पर राइट आंसर होगा? 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय के स्थापना की प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है। यह प्रक्रिया किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यह प्रक्रिया किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? देखो, उच्च न्यायालय की स्थापना की प्रक्रिया को निर्धारित आपका 214 में किया गया है। और ये किसके द्वारा निर्धारित की जाती है ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपकी राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा दायित्व जिला कलेक्टर की दंड नायक शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो जिला कलेक्टर जो है आपका उसकी दंड नायक शक्तियों के अंतर्गत कौन सा मामला यहाँ पर नहीं आता है ये आपको बताना है। तो धारा 144 के तहत शांति भंग मामलों की सुनवाई करना ये तो आपका दंड नायक शक्तियों के रूप में आता है। कानून व्यवस्था बनाए रखना भी आपका दंड नायक शक्तियों के रूप में आ जाएगा। प्रमुख जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करना ये आपका दोस्तों दंड नायक शक्ति के रूप में नहीं आएगा। और जिला जेल का निरीक्षण करना तो ये भी आपका दंड नायक शक्तियों के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसके तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ था? तो संविधान सभा का निर्माण जो हुआ था दोस्तों ये किसके तहत हुआ था ये आपको बताना है। क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना, बेवेल योजना, मंत्रिमंडलीय योजना। तो इसका आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। देखिए, जब भी आपको ऑप्शन में मंत्रिमंडलीय योजना दी जाए तो आप मंत्रिमंडलीय योजना ही आंसर करना, क्योंकि इसका आंसर यही माना जाता है। ठीक है, और ये आपको नहीं दिया जाए तब आपको कैबिनेट मिशन आंसर करना है। तो निम्न में से किसके तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ? तो मंत्रिमंडलीय योजना। अगला सवाल देखिए, निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। तो यहाँ पर असंगत का आपको चयन करना है। संघ शक्ति समिति के आपके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। प्रारूप समिति के जवाहरलाल नेहरू नहीं होंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। तो ये आपका गलत हो गया। प्रक्रिया नियम समिति के आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। तो ये आप याद रखना दोस्तों, प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल है और संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका गलत हो गया। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं भारतीय संविधान में शामिल है? तो भारतीय संविधान में कौन सी विशेषताएं आपकी शामिल है? संसदीय शासन व्यवस्था शामिल है। इसके अलावा देखा जाए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श भी शामिल है। विश्व शांति का समर्थक, एकात्मक व संज्ञात्मक तत्वों का मिश्रण। तो यहाँ पर सभी के सभी जो पॉइंट दिए गए हैं ये आपके शामिल है दोस्तों। ठीक है, भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिए गए हैं उनमें से आपका कौन सा सम्मिलित यहाँ पर नहीं है ये आपको बताना है। तो मानव के क्रय विक्रय पर रोक, बेगार पर रोक, बाल श्रम का निषेध, दिव्यांगजनों के कार्य नियोजन पर रोक। तो यहाँ पर कौन सा जो है ये आपका गलत है। तो देखने से पता लग रहा है ऑप्शन 4 जो है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाल श्रम का निषेध, बेगार पर रोक, मानव के क्रय विक्रय पर रोक
ये आपके शोषण के अधिकार में आते हैं। शोषण का अधिकार आपका अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है, जिसमें बाल श्रम की बात की जाए दोस्तों तो वो अनुच्छेद 23 में है, और बाल श्रम की बात की जाए तो वो अनुच्छेद 24 में है। आगे देखिए, नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य निम्न में से किन आधारों पर लोक सहायता पाने का अधिकार प्राप्त कराने का उपबंध करेगा। तो दोस्तों, लोक सहायता पाने का अधिकार प्राप्त कराने का उपबंध करेगा बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी या निःशक्तता। सही विकल्प का चयन कीजिए। हालांकि इतना डीप सवाल आपके नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आपके एग्जाम में बन के आ जाए। तो यहाँ पर आपको बताना है, नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य निम्न में से किन आधारों पर लोक सहायता पाने का अधिकार प्राप्त कराने का उपबंध कर सकता है। तो बेरोजगारी के आधार पर करेगा, बुढ़ापे के आधार पर कर सकता है, बीमारी और निःशक्तता के आधार पर किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये आपका 2005 में पारित किया गया था। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, सूचना का अधिकार अधिनियम। अगला सवाल देखिए, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए यहाँ पर पूछा गया है 2025 का, ये किसको दिया गया। तो दोस्तों, ये पार्वती तिर्की को दिया गया है, फिर उगना के लिए। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किसको दिया गया, पार्वती तिर्की को दिया गया है, फिर उगना के लिए। और ये आपकी किसकी बात कर रहे हैं, हम हिंदी की बात कर रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया है। तो 23 सितंबर जो है, इसको किस रूप में मनाने का निश्चय किया गया है। तो इसको दोस्तों आयुर्वेद दिवस यानी राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया है। 23 सितंबर आप ध्यान रखना, ये डेट आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, युवा वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो युवा वैज्ञानिकों का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है 2025 वाला, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो ये IIT हैदराबाद में आपका किया गया। तो याद रखिएगा, युवा वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ, IIT हैदराबाद में हुआ। अगला सवाल देखिए, प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025 की इनोवेशन श्रेणी में विजेता शिक्षा सेतु का संबंध किस राज्य से है। तो शिक्षा सेतु का संबंध किस राज्य से है, ये आपसे पूछा गया है। प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025 की इनोवेशन श्रेणी में जो आपका शिक्षा सेतु का संबंध है, ये किस राज्य से हो जाएगा। तो ये आपका असम राज्य से हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलवायु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है। तो सबसे ऊंचा जलवायु अनुसंधान केंद्र अगर पूछा जाए आपसे, तो ये नत्था टॉप जम्मू कश्मीर में आपका स्थापित किया गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपका पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा कच्ची बस्तियों के बच्चों को डिजिटल साक्षर बनाने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया। तो कच्ची बस्तियों के बच्चों को डिजिटल साक्षर बनाने हेतु कौन सा अभियान आपका शुरू किया गया है। तो यहाँ पर अभियान आपका हो जाएगा सुकल्प अभियान। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। हाल ही में राजस्थान के किस सांसद को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष चुना गया। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है दोस्तों, जिसमें आपके 7 बिग कैट है, तो यहाँ पर आपके जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं, भूपेंद्र यादव बने हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जुलाई 2025 में राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। तो राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप का आयोजन आपका कहाँ पर किया गया है। तो ये आपका पुष्कर अजमेर में किया गया। और कब किया गया, जुलाई 2025 में किया गया है। गोवा में आयोजित ओपन नेशनल चैंपियनशिप में तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी है। तो गोवा में आयोजित ओपन नेशनल चैंपियनशिप में तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी आपकी कौन हो जाएगी, ये आपको बताना है। मयंक बुर्डक, अभिनव चौधरी, प्राची या फिर माया विश्नोई। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मयंक बुर्डक हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है तीरंदाजी प्रतियोगिता में ओपन नेशनल चैंपियनशिप में, जो कि कहाँ पर आयोजित हुई थी, गोवा में आयोजित हुई थी। अगला सवाल देखिए, हाल ही में गठित वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष जो है, ये आपके गणेशी लाल सुतार को बनाया गया है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। तो कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, सोडियम और पोटेशियम नर्म धातुएं हैं और इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी। आयोडीन एक अधातु है लेकिन ये चमकीली होती है, तो ये बात भी सही है। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, तो ये बात भी आपकी सही है। इसके अलावा हाथ पर रखने पर 2 धातुएं आपकी दोस्तों, गैलियम और सीजियम, वो आपकी पिघल जाती है हाथ में रखने पर। ठीक है, ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है। तो ग्रेफाइट एक अधातु होती है जो कि विद्युत की सुचालक होती है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आपने देखा होगा खतरे के जो भी संकेत होते हैं उन पर लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, यानी लाल कलर का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है,
तो ये बात बिल्कुल सही है। इसका प्रकीर्णन जो होता है दोस्तों ये सबसे कम होता है। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से आनुवंशिकीय इकाई है, तो आनुवांशिकीय इकाई आपकी कौन सी हो जाएगी? जीन, डीएनए, आरएनए या न्यूक्लियोटाइड? तो ये आपकी क्या हो जाएगी? जीन हो जाएगी। आनुवांशिकीय इकाई आपकी जीन हो जाएगी। ऑक्सीजनित रुधिर हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में किनके द्वारा ले जाया जाता है? तो ऑक्सीजनित रुधिर जो होता है वो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है, तो ये किसके द्वारा जाता है दोस्तों? तो ये धमनियों के द्वारा जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। किसके द्वारा जाएगा? ये आपका धमनियों के द्वारा जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, क्वाशियोकर रोग किसकी कमी से होता है? तो क्वाशियोकर रोग जो होता है दोस्तों ये आपका प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मेरास्मस और आपका क्वाशियोकर जो है ये प्रोटीन की कमी से होता है। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? तो ये आपका 43 किलोमीटर हो जाएगा। 869 में से अगर आप 826 माइनस करोगे तो ये कितना निकल के आएगा? आपका 43 निकल के आएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से कौन एक राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग यहाँ पर कौन सा नहीं है? अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ, देवगढ़ का पिंडमान मैदान, शाहबाद का उच्च स्थल, डंग गंगाधार के उच्च क्षेत्र। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो ये आपका देवगढ़ का पिंडमान मैदान नहीं है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है? तो अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग यहाँ पर कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग आपका 56 का मैदान नहीं है, क्योंकि 56 का मैदान दोस्तों माही नदी का जो मैदान है उसे कहा जाता है। ठीक है, और माही नदी का जो किनारा होता है वो आपका घाटल कहलाता है। ठीक है, तो शेखावटी, घग्गर और गोडवार जो है ये आपके अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में आ जाएंगे। 56 का मैदान आपका माही बेसिन को कहा जाता है। मोरेन, चाप और इराव सहायक नदियाँ हैं, तो मोरेन पूछा जाए या चाप या इराव, तो ये किसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी? ये आपकी माही नदी की सहायक नदियाँ हो जाएगी। ठीक है, किसकी सहायक नदियाँ है? ये आपकी माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ अपना जल खंभात की खाड़ी में विसर्जित करती है? किसमें दोस्तों? खंभात की खाड़ी में। साबरमती, पश्चिमी बनास और माही यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों साबरमती है, पश्चिमी बनास है, माही है, ये सभी की सभी आपकी अरब सागर में गिरती है। लेकिन अरब सागर नहीं पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है खंभात की खाड़ी में कौन सी गिरती है आपकी। ठीक है, अरब सागर के अंदर भी कच्छ कुछ आपकी नदियाँ कच्छ में गिरती है, कुछ आपकी खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर पूछा गया है खंभात की खाड़ी में कौन सी गिरेगी? तो साबरमती और आपकी माही जो है ये आपकी कच्छ की खाड़ी में गिरेगी। पश्चिमी बनास जो है ये आपकी दोस्तों खंभात की खाड़ी में नहीं गिरेगी। साबरमती और माही आपकी खंभात की खाड़ी में गिरेगी, तो ए और सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। इसके अलावा लूनी जो है ये आपकी कच्छ में गिरती है, तो नाक से निकली कच्छ में गिरी लूनी, और इसके अलावा पश्चिमी बनास भी आपकी कच्छ में गिरती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? तो ऐसी कौन सी झील है जिसका क्षेत्रफल आपका संकुचित हो रहा है? तो ये आपकी ताल छापर झील हो जाएगी चूरू में, इसका क्षेत्रफल जो है ये संकुचित हो रहा है। अगला सवाल देखिए, सरदार समझ झील और जय सागर झील क्रमशः अवस्थित है। तो जय सागर झील तो आपकी बूंदी में हो जाएगी। ठीक है, तो बूंदी यहाँ पर दिया गया है, और सरदार समझ झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी? पाली में हो जाएगी। तो सरदार समझ झील आपकी पाली में है, और जय सागर झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी? बूंदी में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती है? तो स्टेपी जलवायु परिस्थितियाँ आपकी कहाँ पर नहीं पाई जाती है? पाली, जोधपुर, जालोर, जयपुर। तो स्टेपी जलवायु परिस्थितियाँ आपकी कहाँ पर नहीं पाई जाती है? तो ये आपकी दोस्तों जयपुर में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो पाली, जालोर और आपकी जोधपुर में स्टेपी जलवायु यानी अर्धशुष्क जलवायु जो है वो पाई जाती है, लेकिन जयपुर में नहीं पाई जाती है। कोपेन के अनुसार झालावाड़ जिले में जलवायु का प्रकार कौन सा हो जाएगा? तो झालावाड़ जिला जो है ये सबसे नीचे आपका आता है, तो AW यहाँ पर आपका हो जाएगा कोपेन के अनुसार। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ ये आपका AW में आता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे पहले आता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो बारिश होती है, तो दोस्तों सबसे पहले जो बारिश होती है ये किस क्षेत्र में सबसे पहले आता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आपको नाम से लग रहा होगा ये दक्षिणी पश्चिम से आता होगा इधर से, लेकिन ये इधर से घूम के आता है दोस्तों। ये इस तरीके से घूम के आता है। किस तरीके से आता है? इस तरीके से आता है। तो सबसे पहले ये इधर की साइड आता है, तो इधर की साइड आपका सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? सवाई माधोपुर और करौली हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा, क्योंकि इधर से तो आपका अरब सागर आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून आपका इस तरीके से घूम के आता है। तो ये आप याद रखना, सबसे पहले ये आपका सवाई माधोपुर और करौली में आता है। अगला सवाल देखिए, वन विभाग राजस्थान वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य का प्रति व्यक्ति औसत वनावरण व वृक्षावरण है। तो प्रति व्यक्ति औसत वनावरण और वृक्षावरण यहाँ पर पूछा गया है, तो ये 0.037 हेक्टेयर आपका हो जाएगा। सालर वन निम्नलिखित में से किन जिलों में पाए जाते हैं? तो सालर वन का कभी भी आपसे पूछा जाए तो अलवर आपको सबसे पहले ऑप्शन में ढूंढना है। तो अलवर, चित्तौड़ और उदयपुर, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो अलवर, चित्तौड़, उदयपुर में आपके सालर वन पाए जाते हैं।
सिरोही, पाली, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में अधिकांशतः किस प्रकार की मृदा आपकी पाई जाती है? तो सिरोही में, पाली में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में, इनमें आपकी किस प्रकार की मृदा पाई जाती है दोस्तों? तो यहाँ पर आपकी इनसेप्टिसोल्स मृदा आपकी पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर सिरोही आप स्पेशली रूप से ध्यान रखना, सिरोही में आपकी कौन सी मिलेगी? इनसेप्टिसोल्स मिलेगी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक नहीं है? तो परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक यहाँ पर कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर आपका झालरा हो जाएगा, टोबा हो जाएगा, नाड़ी हो जाएगा, पेंडा यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से स्थान सिद्धमुख परियोजना से सिंचित है? तो सिद्धमुख नहर परियोजना जो है दोस्तों, इससे आपके 2 जिले हैं, उनको जो है वो पानी मिलता है, सिंचाई मिलती है। तो सिद्धमुख परियोजना से सिंचित जिले आपके कौन से हैं? तो ये आपके हो जाएंगे दोस्तों राजगढ़ और तारानगर। राजगढ़ और तारानगर यानी चूरू हो जाएगा आपका, तो चूरू हनुमानगढ़ यहाँ पर होता है, तो राजगढ़ तारानगर आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान कर रही है। तो परवन सिंचाई परियोजना जो है ये किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान कर रही है दोस्तों? तो ये आपकी प्रदान करेगी झालावाड़ को, बारां को और कोटा को। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना मेनली आपकी बारां में हो जाएगी। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, तो यहाँ पर कार्यक्रम सेकंड पूछा गया है। परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? तो यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड के बारे में पूछा गया है। तो ये याद रखना, आपको सेकंड के बारे में चर्चा की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये किसके तहत हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा विश्व बैंक के तहत, वर्ल्ड बैंक के तहत। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात कितना है? तो राजस्थान का बाल लिंगानुपात अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका 888 हो जाएगा, 888 हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा आपका बांसवाड़ा का हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिला समूह में महिला साक्षरता 40% से कम है? तो महिला साक्षरता 40% से कम आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तो सबसे पहले आपको देखना है दोस्तों, एक तो आपका सिरोही है, सिरोही के अलावा आपका जालोर है, तो जालोर, सिरोही, इसके अलावा आपका जैसलमेर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जालोर है, सिरोही है और आपका जैसलमेर है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले जालोर है, फिर आपका सिरोही है, फिर आपका जैसलमेर है। अगला सवाल देखिए, ये यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स का सवाल है। वह सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 आपका शेष रहे। यानी 6 से भाग दोगे तो भी 5 बचे, 15 से भाग दोगे तो भी 5 बचे, और 18 से भाग दोगे तो भी आपका 5 बचे। तो 6 दिया गया है, 15 दिया गया है और आपका 18 दिया गया है। अब 6 जो है और 15 जो है, 18 जो है, इनका एलसीएम आप निकाल लीजिए। तो इनका एलसीएम जो आपका निकल के आएगा वो 90 निकल के आएगा। तो इनका एलसीएम अगर आप निकालते हो तो 90 निकल के आएगा, और प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे तो इसमें 5 आप जोड़ दो, तो यहाँ पर आपका 95 सही हो जाएगा। ठीक है, 95 ऐसी संख्या है जिसमें आप 6 से, 15 से, 18 से भाग दोगे तो 5 आपका शेष रहेगा। अगला सवाल देखिए, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। ये भी आपका सेम सवाल है, 18 से, 24 से और 32 से आपकी विभाज्य हो। तो 18, 24 और 32 का अगर आप दोस्तों एलसीएम निकालते हो तो ये आपका 288 निकल के आता है। कितना निकल के आएगा? 288। और 288 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी आपकी 4 अंकों की, जो कि हो जाएगी 1152। ये आपकी इनसे विभाज्य होगी, 18 से, 24 से और 32 से। तो ये एलसीएम वाला सवाल है। अगला सवाल देखिए, 7 संख्याओं का माध्य 40 दिया गया है। इनमें से प्रथम 3 संख्याओं का माध्य 30 है और अंतिम 3 संख्याओं का माध्य आपका 42 है, और चौथी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी टोटल जो है वो तो 7 × 40 आपका दिया गया है। तो टोटल माध्य तो 40 था 7 संख्याओं का, और प्रथम 3 संख्याओं का दिया गया है आपका कितना? 30, और बीच में आपकी एक संख्या इन्होंने छोड़ दी। इसके अलावा जो अंतिम 3 संख्या है उनका माध्य दिया गया है 42 × 3। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 7 × 40 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी, कितनी निकल के आ जाएगी? तो 7 × 40 अगर आप करते हो तो कितना हो जाएगा? तो ये आपका 280 हो गया। 7 × 40 280 हो गया। इसमें से आप 3 × 30 करोगे, 90 को माइनस करो, और 42 × 3 यानी 126 को माइनस करो। तो 280 में से आप अगर 216 माइनस करोगे, 90 + 126 216 हो गया, तो ये आपका 64 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपका दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो एवरेज वाला सवाल है। आगे देखिए, एक खिलौना जो है वह 1056 रुपये में बेचने पर 12% की हानि हुई तो खिलौने का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो खिलौने का क्रय मूल्य आपको बताना है अगर 12% की हानि हो रही है। माना कि जो क्रय मूल्य था सीपी वो कितना मान लो, x मान लो। एसपी कितना है आपका? एसपी 1056 यहाँ पर दिया गया है। अब ये बोल रहा है 12% की हानि हो रही है, यानी कि जो सीपी है उस पर कितने % की हानि हो रही है? आपकी 12% की हानि हो रही है।
तो 88/100 हम कर देंगे और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1056 के बराबर हो जाएगा। तो 1056 इंटू 100/88 हम करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा। ये कितनी बार इससे डिवाइड हो रहा है दोस्तों, तो ये 12 बार इससे डिवाइड हो रहा है, तो 12 इंटू 100 करेंगे तो ये 1200 आपका निकल के आ गया। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, मोहन ने एक कार 2.5 लाख में खरीदी और 3,48,000 में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो इसमें से पहले इसको माइनस कीजिए, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया ये आपका, ये हो गया आपका लगभग 98,000। तो 98,000 जो है इसमें आपको 2.5 लाख का भाग देना है, ठीक है। 2.5 लाख का भाग देंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये आपका निकल के आ जाएगा प्रतिशत लाभ, इतने का लाभ आपका हुआ। तो ये 39.2% आपका निकल के आएगा। जैसे आप इसको डिवाइड करोगे, ये 3 0 से 3 0 जाएगा, यहाँ पर 1 0 से 1 0 यहाँ पर चला गया, 25 से आप 98 को डिवाइड करोगे और 10 से ये करोगे तो 39.2 यहाँ पर आपका निकल के आएगा। अगला सवाल देखिए, 6,050 रुपये 6.5% वार्षिक दर से उधार लिए जाते हैं, तो 3 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। कैसे करेंगे, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये आपका किसके बराबर होता है, SI के बराबर होता है। और SI यहाँ पर पूछा गया है, तो P कितना है, 6,500 है, R कितना है, R आपका 6.5 है, T कितना है, 3 वर्ष दिया गया है, अपॉन 100 हम करेंगे तो ये आपका कितना निकल के आएगा, तो ये आपका 1,179.25 रुपये निकल के आएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आपका निकल के आएगा ये 1179.75, ये यहाँ पर निकल के आएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आपके बैंक खाते में 2400 रुपये जमा है तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक है, तो कितने वर्षों बाद ब्याज की राशि 240 रुपये होगी। तो ये भी आपका सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, यानी ब्याज की राशि 240 आपको करनी है और यहाँ पर रुपये कितने दिए गए हैं, 2400 रुपये दिए गए हैं, ब्याज की दर कितनी है, 5 है, T आपको निकालना है और यहाँ पर 100 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये फॉर्मूला है आपका। तो ये आपका 24 से ये कट गया कितनी बार, ये आपका 10 बार कट गया, ठीक है। और ये आपका 50 से ये कट गया 2 बार, तो ये T आपका कितना निकल के आ गया, 2 वर्ष निकल के आ गया। तो 2 वर्ष में ये राशि आपकी कितना ब्याज देगी, 240 रुपये का ब्याज देगी। अगला सवाल देखिए, माना कि मूलधन P है और दर आपकी R है और समय T है, सरल ब्याज S है और चक्रवृद्धि ब्याज आपका C है, यानी सिंपल इंटरेस्ट S है और चक्रवृद्धि ब्याज आपका C है, ठीक है। तो निम्न संभावनाओं पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो C जो है वह S से ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और C बराबर S भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और C लेस देन S ये नहीं होगा आपका। तो C जो है यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपका सिंपल इंटरेस्ट से कम नहीं होगा, साधारण ब्याज से कम नहीं होगा, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। तो थर्ड यहाँ से गया, थर्ड यहाँ से गया, आपका जो है ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, या तो 1 या फिर आपका सेकंड सही है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दिया गया है 2 बर्तनों में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5:8 तथा 2:5 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो ये मिश्रण वाला सवाल है। जैसे कि आपको दिया गया है 5:8, तो एक टैंक है, इसमें अनुपात कितना है 5:8, दूसरे में कितना है आपका 2:5। अब इनको किस अनुपात में मिलाए कि अनुपात जो है ये आधा आधा हो जाए, यानी दूध आधा हो और आपका पानी भी आधा हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम दूध का अनुपात निकालें तो कितना हो जाएगा, ये आपका 5/13 हो जाएगा, ठीक है। 8 + 5 हम करेंगे तो कितना हो गया, 13 हो गया, तो 5/13। यहाँ पर अगर दूध का हम निकालें तो 2/7 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर पूछा गया है हमको आधा दूध करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आधा आपका दूध हो जाएगा। तो अगर हम निकालेंगे एलिगेशन वाले मेथड से तो 1/2 5/13 में से आप 1/2 को माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा ये आपका। तो अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हो, 1/2 माइनस 5/13, तो 26 हो गया, ये यहाँ पर आपका 13 हो जाएगा, ये 10 हो गया, तो ये हो गया आपका 3/26। तो ये तो हो गया आपका 3/26 और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये आपका 1/2 माइनस 2/7 अगर हम करते हैं तो ये आपका हो गया 14, यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। इसके अलावा इसको करेंगे तो ये 4 हो गया, तो ये 3/14 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये अनुपात निकल के आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, तो ये 26:14 आपका निकल के आएगा, यानी 13 आपका ये निकल के आएगा, 13:7 आपका निकल के आएगा। लेकिन कहीं पर भी ऑप्शन में आपका 13:7 नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में जो है ये ऑप्शन में मिस्टेक है। और ये जो सवाल है ये मैंने चेक किया तो यहाँ पर जो ये रेशो है ये उल्टा दिया गया है, ठीक है, और मिश्रण का जो अनुपात है वो यहाँ पर गलत दिया गया है, इस वजह से ये आंसर चेंज आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13:7 हो जाएगा। लेकिन मेथड आपका यही रहेगा, इसी मेथड से आपको करना है। आगे देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से एक गृहिणी 240 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक खरीद सकती है। तो दोस्तों 3 किलो चीनी वो अधिक खरीद सकती है और प्रारंभिक भाव यहाँ पर पूछा गया है।
तो 240 रुपये में अगर 20% की कमी कर दी जाए तो 20% इसका निकालो आप, कितना हो जाएगा। तो इसका 20% अगर हम निकालने जाएँ तो ये कितना हो गया आपका, 48 हो गया। तो 48 रुपये में वो 3 किलो चीनी जो है वो अधिक खरीदती है। तो 1 किलो चीनी कितने की हो गई आपकी, 16 रुपये की होगी। तो ये तो आपका हो गया बाद वाला मूल्य। कौन सा हो गया, ये बाद वाला मूल्य हो गया आपका 16 रुपये। लेकिन हमको कौन सा चाहिए, प्रारंभिक भाव चाहिए। तो प्रारंभिक भाव कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 20% आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो 100/80 हम करेंगे तो ये आपका कितना निकल के आएगा, ये प्रारंभिक भाव आपका निकल के आ जाएगा। क्योंकि 20% की हमने कमी करी तो 20% की हमने यहाँ पर वृद्धि कर दी, 100/80 हमने कर दिया। ठीक है, तो ये कितना आपका निकल के आ गया, ये आपका 20 रुपये निकल के आ जाएगा। तो 20 रुपये पर केजी आपका निकल के आ गया। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पर दिया गया है एक, यहाँ पर ये वर्त आरेख दिया गया है जिसमें फसलें दी गई है और यहाँ पर इनको पढ़ना है और आपको आंसर करना है। जैसे कि पहला सवाल देखिए, यदि बाजरा के अंतर्गत कुल क्षेत्र 300 एकड़ है तो बाजरा जो है वो यहाँ पर दिया गया है आपका 18। तो ये 18 डिग्री जो है ये आपका 300 एकड़ के बराबर है। तो चावल तथा जौ के अंतर्गत मिलाकर कुल क्षेत्र कितना है 100 एकड़ों में। तो चावल और जौ का आपको मिलाना है। तो जौ का कितना हो गया 36, चावल का कितना हो गया 72। तो 72 + 36 को आप जोड़ लीजिए, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 108। तो 300/18 आपने कर दिया, ये 1 की वैल्यू हो गई। हमको निकालनी कितनी है, 108 की निकालनी है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा दोस्तों आपका, तो ये इसको अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये आपका 1800 निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पर 100 एकड़ों में पूछा गया है तो एकड़ आप हटा देंगे तो 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसी प्रकार का सवाल है, किन 3 फसलों का समूह खाद्य फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्र के 50% से अधिक का योगदान करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर, अगर आप डायग्राम देखोगे तो गेहूँ, चावल और मक्का आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, चावल और जौ के लिए प्रयुक्त भूमि का अनुपात है। तो चावल और जौ जो है इसके लिए प्रयुक्त भूमि का अनुपात आपका कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो किसके लिए पूछा गया है यहाँ पर, चावल और जौ के लिए। तो देख लीजिए एक बार, चावल का जो दिया गया है यहाँ पर 72 है और जौ का जो दिया गया है वो 36 है। तो 72/36 हम करेंगे तो 72/36 हम करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, तो ये आपका 2:1 निकल के आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति निश्चित दूरी 60 किलोमीटर पर हावर की चाल से तय करता है। अच्छी बात है। वही व्यक्ति समान दूरी विश्राम के साथ 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है तो उसने प्रति घंटे कितने मिनट का विश्राम किया। तो ये सवाल आपका कभी भी पूछा जाए, या तो एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, उस फॉर्मूले से आप कर सकते हो, या फिर बेसिक मेथड जो है उससे भी आप इसको कर सकते हो। तो विश्राम का समय अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसका फॉर्मूला आपका होता है तेज गति माइनस धीमी गति, तेज गति माइनस धीमी गति अपॉन आपकी क्या हो जाएगी, तेज गति हो जाएगी, अपॉन तेज गति हो गई। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से। तो तेज गति कितनी है आपकी 60 है, धीमी गति कितनी है 40 है, और तेज गति कितनी हो जाएगी 60। और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 60 से करेंगे। तो 60 से 60 गया है, ये आपका 20 निकल के आएगा। तो ये 20 मिनट आपका निकल के जाएगा। तो या तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिए या फिर बेसिक मेथड से भी आप कर सकते हो। अगला सवाल देखिए, 3 मित्र है ए बी सी ने मिलकर 5:7:6 के अनुपात में धन लगाया। तो 5:7 और 6 अनुपात में जो है वो धन लगाया, और 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। ठीक है, तो पहले हम इसको 5x, 7x और 6x कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका 6 महीने तक हो गया। फिर 6 महीने बाद क्या हुआ, 6 महीने बाद ये तो 5x ही है, ये 7x है, और ये कितना हो गया आपका 3x हो गया, क्योंकि इसने आधा भाग निकाल लिया। अब यहाँ पर बोला गया यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 40,000 रुपये थी तो वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ जो है वो 33,000 रुपये है। तो सी का लाभ क्या होगा, तो सी का लाभ आपको बताना है। टोटल राशि कितनी मिलेगी 33,000, ये आपका प्रॉफिट हुआ। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि 5x × 12 हम करेंगे, ठीक है, प्लस 7x × 12 हम करेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 6x × 6 करेंगे, क्योंकि 6 महीने तक कितना 6x, और हम करेंगे 6 जो आपका 6 महीने तक कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको करेंगे और इसको हम बराबर किसके रख देंगे 33,000 के बराबर रख देंगे, क्योंकि ये आपका टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी वो आपको देखना है दोस्तों। यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी वो आपको देखना है। तो यहाँ पर 5 × 12 करेंगे तो ये तो 60x हो गया, और 7 × 12 अगर हम करते हैं तो ये कितना हो गया आपका 84x हो गया, और यहाँ पर अगर हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये 36 और ये आपका 18, तो ये कितना हो गया, तो ये 36 18 आपका 54x हो गया, और ये किसके बराबर है आपका 33,000 के बराबर है। तो यहाँ से जो है कितना निकल के आ गया आपका, ये 60, 84 और 54, ये कितना हो गया आपका 198x हो गया। कितना हो गया दोस्तों 198x हो गया। तो ये 198x जो है ये किसके बराबर है, ये आपका 33,000 के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी,
33,000 अपॉन 198 निकल के आएगी। और यहाँ पर क्या पूछा गया है, सी का हिस्सा कितना है, तो सी का हिस्सा अभी हमने निकाला कितना था, 54x था। ठीक है, तो इसको 54 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 54x आपका निकल के आ जाएगा। तो ये अगर हम निकालते हैं तो ये कितना निकल के आएगा आपका, 9,000 निकल के आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो गया। सिंपल सा सवाल है, कर सकते हो आराम से। अगला सवाल देखिए, ये आपके इंग्लिश के सवाल आ गए यहाँ पर। सुरेश कुड नॉट रिटर्न मी लैपटॉप दैट आई गेव हिम। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आपका आएगा, ये आपको बताना है, ए एंड द या फिर नो आर्टिकल। तो यहाँ पर द का प्रयोग किया जाएगा। सुरेश कुड नॉट रिटर्न मी द लैपटॉप दैट आई गेव हिम। विकास स्पेंट डेज एट हिज मटेरियल अंकल्स होम। तो विकास स्पेंट डेज एट हिज मटेरियल अंकल्स होम। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों आपका, एनी, फ्यू, अ फ्यू या फिर द फ्यू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, अ फ्यू आ जाएगा। विकास स्पेंट अ फ्यू डेज एट हिज मटेरियल अंकल्स होम। आई माई लंच जस्ट नाउ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 88 में आपका हो जाएगा, आई हैव हैड माई लंच जस्ट नाउ। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, इफ अंकित हैड इन्फॉर्म्ड मी अबाउट योर प्रमोशन पार्टी आई इट फॉर श्योर। तो इफ अंकित हैड इन्फॉर्म मी अबाउट योर प्रमोशन पार्टी आई वुड हैव अटेंड इट फॉर श्योर। यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 90 जो है वो देखिए, नॉट ओनली माई फ्रेंड्स बट ऑल्सो माई ब्रदर हैज़ सपोर्टेड मी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। ये आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का सवाल है। राहुल वाज प्रिंटिंग सम कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स। तो इसको पैसिव वॉइस में आपको बदलना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, सम कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स वर बीइंग प्रिंटेड बाय राहुल। अगला सवाल देखिए, विच डू यू टेक टू रीच द कॉलेज। तो यहाँ पर आपको बताना है विच रूट यहाँ पर होगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राकेश सेड टू मनीषा डिड यू सी माई ब्रदर टूडे। इसका नरेशन आपको बनाना है। तो यहाँ पर क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, राकेश आस्क्ड मनीषा इफ सी हैड सीन हिज ब्रदर डेट डे। ये इंग्लिश वाले सवाल है दोस्तों, यहाँ पर मैं केवल आपको आंसर ही बता सकता हूँ। द बॉयज डिवाइड द वाटर एंड स्वाम द रिवर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनटू और अक्रॉस यहाँ पर हो जाएगा। द बॉयज डिवाइड इनटू द वाटर एंड स्वाम आपका हो जाएगा अक्रॉस द रिवर। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रेडेम्पशन। तो इसका सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम आपका हो जाएगा रिक्लेमेशन। गिव द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। फिडेलिटी, फिडेलिटी का आपका क्या हो जाएगा, इनफिडेलिटी हो जाएगा। आगे देखिए, सुनील मिसेज क्लास समटाइम्स। तो इसका आपको दोस्तों नेगेटिव में बदलना है इसको, तो इसको नेगेटिव में बदलिए। तो सुनील इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन द क्लास। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। व्हाट इज मेंटेनेंस ग्रांट कॉल्ड इन हिंदी। तो ग्रांट को क्या बोला जाएगा, इसे अनुदान बोला जाएगा। आगे देखिए, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। तो हमें नियमों का पालन करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वी मस्ट फॉलो द रूल्स। विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यूज में लिया जाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अक्ल पर पर्दा पड़ना मुहावरे का जो भावार्थ है वो क्या होगा। तो अक्ल पर पर्दा पड़ गया, इसका जो अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बुद्धि मारी जाना। निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद है। तो गलत संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, जगत प्लस गुरु, जगत गुरु बिल्कुल सही है। मत प्लस ऐक्य, मतैक्य, ये भी सही है। पितृ प्लस इच्छा, पितृच्छा, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और इसको याद रखना है, इसको इसी तरीके से लिखा जाता है, प्रतिच्छा। और वार्तालाप का वार्ता प्लस अलाप दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका गलत है। अगला सवाल देखिए, किस शब्द में नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो नी उपसर्ग का प्रयोग आपका किसमें हुआ है, निरोग, निरपराध, निश्चल या न्यस्त। तो नी प्लस अस्त में आपका दोस्तों नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नी प्रत्यय रहित विकल्प है। तो नी प्रत्यय रहित विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, तो चटनी होता है, ओढ़नी में नी प्रत्यय होता है, सूंघनी में भी नी प्रत्यय होता है, लेकिन जेठानी जो है इसमें आपका नी प्रत्यय नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। तो सही विलोम शब्द युग्म कौन सा हो जाएगा, पाठ्य का सुपाठ्य, शिष्ट का विशिष्ट, नत का अवनत, संश्लिष्ट का विश्लिष्ट। तो संश्लिष्ट का विश्लिष्ट आपका हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में सखी का पर्यायवाची नहीं है। तो सहचरी सखी का पर्यायवाची होता है, सहेली भी होता है और आली भी होता है। ललना जो है ये स्त्री का पर्यायवाची होता है, ये आपका सखी का नहीं होता है। किस विकल्प में वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द असंगत है। जो बहुत कठिनाई से मिलता हो, दुर्लभ, आदि से अंत तक, आदोपांत, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, अजात शत्रु, लौटकर आया हुआ अभ्यागत। तो लौटकर आया हुआ अभ्यागत ये गलत हो जाएगा आपका। किस विकल्प में सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन से शब्द आपके बिल्कुल शुद्ध है, ये आपको बताना है।
तो यहाँ पर जो दिया गया है कुमुदिनी और विरहिणी, ये आपके बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। शुद्ध वाक्य यहाँ पर हो जाएगा उनके समझौते की इच्छा थी, तो उनके समझौते की इच्छा थी, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती लोकोक्ति का अर्थ है, तो ये लोकोक्ति यहाँ पर दी गई है, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, यानी छल कपट का व्यवहार हमेशा सफल नहीं होता। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी, तो पढ़ना और लिखना आपकी क्रिया है, इनसे आपकी पढ़ाई और लिखावट बनती है, तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी क्रिया से बनी हुई। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, आलसी आपका विशेषण है, जैसे कि आलसी व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति, बेचारा, इसके अलावा सफ़ेदी, तो सफ़ेदी जो है वो यहाँ पर विशेषण नहीं है। इनमें से किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग किस में हुआ है, महिलाएं क्या गा रही है, गीत गा रही है। बालक पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग उड़ा रहा है, कौन उड़ा रहा है, बालक उड़ा रहा है। किसान फसल काट रहा है, क्या काट रहा है, फसल काट रहा है, कौन काट रहा है, किसान काट रहा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। यहाँ पर भी क्या का रिप्लाई आ गया दोस्तों, लेकिन यहाँ पर क्या का रिप्लाई जो है ये कर्ता के रूप में आया है, तो कर्ता के रूप में जब भी क्या का रिप्लाई आता है तो उसमें आपकी अकर्मक क्रिया होती है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो उड़ना जो है इसको याद रखना, इसमें कौन सी क्रिया होती है, आपकी अकर्मक होती है। गैजेटेड के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो गैजेटेड के लिए राजपत्रित आपका सही हो जाएगा। दो समकक्ष अधिकारियों के लिए किसी महत्वपूर्ण सरकारी कार्य को संपादित करने हेतु पत्र व्यवहार जिस श्रेणी में आता है वह है, तो ये आपका किस श्रेणी में आएगा, अर्ध सरकारी पत्र में आएगा। अगला सवाल देखिए, सरकारी नियम, आदेश, चेतावनी, नियुक्ति, अवकाश आदि से संबंधित सूचना को संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे अधिसूचना आपकी कहा जाता है। प्रस्ताव आमंत्रण हेतु निर्धारित प्रारूप है, तो अगर आपको प्रस्ताव आमंत्रण करना है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे निविदा कहा जाता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, निविदा कहा जाएगा, टेंडर कहा जाएगा। आगे देखिए, तत्सम तद्भव की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है, तो यहाँ पर वत्स बछड़ा, चंचू चोंच, शीर खीर, संधि सोंद, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है, तो संदिग्ध वर्तमान काल यहाँ पर आपको बताना है, कैसा संदिग्ध वर्तमान काल, तो वह घर जा चुका होगा, तो ये तो नहीं होगा। उसने गीत गाया होगा, तो उसने गीत गाया होगा, ये आपका वर्तमान काल है और संदिग्ध वर्तमान काल है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका कौन कौन आते हैं, आप आ जाता है, तुम आ जाता है, ये आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं, आप और तुम। तो यहाँ पर कौन सा आपका करेक्ट होगा, तो वह अपने आप चला जाएगा, ये अपने आप वाला तो नहीं होगा। आप काज महाकाज, तो ये भी नहीं होगा। इसके अलावा आप गांव से कब आए, ये यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो यहाँ पर जो सवाल मैं आपको बता सकता था वो मैंने बताने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से आप दोबारा देख लेना।